नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। इंडिया इन द वर्ल्ड, भारत और विश्व, द नेशनलिस्ट व्यू के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान है, डॉक्टर अभिनव पांड्या जी। डॉक्टर अभिनव पांड्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर अभिनव पांड्या से हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की रूस की यात्रा के बारे में। तीसरे कार्यकाल में निर्वाचित होने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस पहले देश की यात्रा की वो था रूस, यानी कि रशिया। और हम जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस समय दुनिया खासकर जो है वो दो भागों में बटी हुई है, जो पश्चिम के देश है। एक तरफ रशिया है यानी रूस है, जिसका कि यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जैसी जो सैनिक संगठन है, सैन्य संगठन है, ये सारे रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस जाना और क्या मायने रखता है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, और क्या अमेरिका और पश्चिमी देश जो है इससे खफा है, क्या भारत को इससे क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। और डॉक्टर अभिनव पांड्या उसाना फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और उसके निदेशक भी हैं। उनकी दो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक उन्होंने रेडिकलाइजेशन के ऊपर लिखी है, और हाल ही में अभी एक और पुस्तक उनकी कश्मीर में टेरर फंडिंग इत्यादि के विषय में आई है। और अ, लगातार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी डॉक्टर अभिनव पांड्या जाते रहते हैं, और लगातार उनके रिसर्च पेपर्स भी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं और रिसर्च जर्नल्स में देश विदेश में छपते रहते हैं। यानी कुल मिलाकर कुछ बहुत उन चुनिंदा स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट्स में से हैं डॉक्टर अभिनव पांड्या, जिनकी जितनी पूछ भारत के अंदर है उससे कहीं ज्यादा पूछ, जिसे आप कह सकते हैं कि विदेशों के बहुत अंदर है। और क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि करियर ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, और जिनकी बात को पूरी दुनिया सुनती है, डॉक्टर अभिनव पांड्या उनमें से एक हैं। और आज वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट ही हैज टेकन आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से अपना समय निकाला है। तो चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर पांड्या, क्या आपके योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस, मतलब आपकी क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की जो यात्रा की, क्यों की? मैं एक तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये मंच मुझे बहुत प्रिय है, मैं पहले भी यहाँ बोल चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वाले वक्ता को जो अपने विचार व्यक्त करने की एक अनुमति प्रदान करते हैं, तो उसे वो स्वतंत्रता यहाँ पर है। मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रूस यात्रा है, ये कई मायनों में बहुत संवेदनशील है और इसके बहुत गहन अर्थ है इसके। आप आज देखिए, अगर पूरी दुनिया के अंदर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध की। तो भारत और मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो रूस एक ऐसा देश है जिसके भारत के साथ हमेशा से, शुरू से बहुत अगाध मित्रतापूर्ण संबंध रहे। अगर आप देखा जाए तो 1947 के बाद से रूस ने जो है हमें हमारी तकनीकी, वैज्ञानिक और तमाम तरह की जो और क्षेत्र हैं उनके अंदर प्रगति करने में, विकास करने में रूस ने हमें बड़ी मदद की। तो चाहे वो आपका भिलाई हो, चाहे भाखरा नगर हो, सभी के अंदर। जब आपका 1971 का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अंदर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का समर्थन प्राप्त करके बांग्लादेश के अंदर 30 लाख हिंदुओं के उन्होंने कत्ल किए और वहां पर एक नरसंहार किया। उसके अंदर अमेरिका उनका समर्थन कर रहा था और रूस हमारे साथ खड़ा था। तो वो बातें आज भी जनमानस के दिमाग में कहीं ना कहीं अवचेतन मन में वो पूरी तरह से स्थापित है। उसके बाद भी रूस हमारे साथ खड़ा रहा। 1990 में एक ऐसा वक्त आया जब रूस का विघटन हो गया और भारत जो है अकेला पड़ गया पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि रूस भारत का मित्र था। और 1971 में अमेरिका ने जब समर्थन किया पाकिस्तान का, उसके बाद भारत अमेरिका के संबंधों में एक ऐसी खटास आई कि बहुत लंबे समय तक वो दूर नहीं हो पाई। तत्पश्चात आप देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ और अपना गठजोड़ मजबूत किया, क्योंकि अफगानिस्तान में उनको जो है सारे तमाम तरह के वो आसुरिक प्रपंच रचने थे वहां पर, चाहे वो तालिबान खड़ा करना हो, मुजाहिदीन खड़े करने हो। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपना परमाणु असला भी प्राप्त किया, उसके अंदर भी अमेरिका आंखें मूंद करके बैठा रहा। तो हमारे और उनके बीच में एक कह सकते हैं कि मतलब जो कहते हैं ना, कभी कोई मैत्री या कोई विश्वास वो स्थापित हो नहीं पाया। लेकिन उसी समय मतलब है ना, कालांतर में देखा जाए तो रूस का विघटन हो गया और भारत एक तरह से पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। भारत के पास तब कश्मीर पंजाब की समस्याएं थी। फिर धीरे धीरे भारत ने अमेरिका से दोस्ती का और अपने और हमारी विदेश नीति जो उसका विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया, उसको और दिशाओं में भी फैलाने की कोशिश की।
और अमेरिका के साथ हमने परमाणु संधि उसको हस्ताक्षर किए, लेकिन उस बीच में भी हमने जब परमाणु परीक्षण किए तो हमारे ऊपर बैन लगाए गए, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। फिर जो है, लेकिन जो आतंकवाद का जो मुद्दा है लगातार उसके ऊपर अमेरिका का एक जो है आपका जो पाकिस्तान के साथ एक छद्म जो है उसको कह सकते हैं कि सहयोग रहा है, उनका उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इस चीज को लेकर के हमें शुरू से वो चीजें हमें बड़ी खटकती रही। हाल की भी अगर आप हाल के उसमें देखें सब टाइम पीरियड के अंदर, तो आप देखेंगे कि अभी जो इलेक्शंस हुए और उसके अंदर और पिछले 10 साल के अंदर पश्चिम की तरफ से, जब मैं पश्चिम शब्द यूज करता हूं तो मैं उसमें अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के तमाम उस वर्ल्ड को मैं शामिल करता हूं, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए, न्यूजीलैंड भी आ जाए। हमारे आंतरिक मामलों के ऊपर एक लगातार जो है बहुत ही एक कहते हैं ना आपका जो टिप्पणी करना, उसके अंदर हस्तक्षेप करना और बहुत ही एक नकारात्मक रवैये से उसको देखना, और एक किसी को कहते हैं ना हंसी उड़ाते हैं, किसी को एक बहुत ही एक इंफीरियर मान करके देखा जाता है, उस तरीके से वो रवैया पश्चिम का रहा है। यहाँ आप कश्मीर में हम मिलिटेंसी की प्रॉब्लम को जूझते हैं, वो वहां से एक रिपोर्ट निकालते हैं कि साहब भारत के अंदर जो है माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, उसके अंदर हमारे ऊपर बहुत उन्होंने दबाव डाला कि आप ये कर दीजिए, आप बिल्कुल आ जाए, जैसे कि कोई भारत उनका गुलाम। भाई देखिए, वो युद्ध यूरोप का युद्ध है, हम यहाँ बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यूरोप में जो चीज हो रही है वो एशिया के दक्षिण एशिया के देशों का उसके साथ उसी तरह का तारतम्य हो। तो आज स्थिति यह है कि देखिए, पश्चिम के साथ हमारी जो मैत्री होनी चाहिए थी, जो सोचा था, उसमें कहीं ना कहीं एक दरार है, ये आपको माननी पड़ेगी। अभी जो चुनाव हुए उसके अंदर भी उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी, जो टिप्पणी थी, उससे हमारे देश के शासक वर्ग के अंदर और जनता के अंदर भी पश्चिम के प्रति एक अविश्वास और मजबूत हो गया है, मैं तो ये कहूंगा। कहते हैं जो फ्रांस में बैठे हुए तमाम तरह के जो लेखक हैं, क्रिस्टोफर जाफरोले वगैरह, अमेरिका के प्रोफेसर वगैरह, जो कश्मीर के बारे में, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में जो लिखते रहते हैं और पूरी तरह से एक तरफा जो बात करते हैं, उस बात को अब लोग समझने लगे हैं। अभी आप देखिए हाल फिलहाल में जो है खालिस्तान के जो आतंकवादी जो थे, जिसको जो वहां पर मारे गए गैंग वॉर के अंदर, लेकिन सारा आरोप हम पर लगाया गया। और कनाडा की तो पार्लियामेंट के अंदर एक आतंकवादी को जो है सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए शोक सभा रखी जा रही है। अमेरिका गुरुपत्वंत सिंह पन्नून को बचाने के लिए, जो कि एक आतंकवादी है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारी खुफिया सेवाओं के जो चीफ हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनके खिलाफ आर्टिकल्स छप रहे हैं। तो इसका मतलब ये बात साफ है कि उन्हें शायद हमसे रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। और इधर जो है चीन के साथ हमारे संबंध जो है तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को मित्र चाहिए। देखिए, ये हम जो अमेरिका पर कितना भरोसा कर सकते हैं, इस पर एक संदेह है। तालिबान अफगानिस्तान ने भरोसा किया, वहां पर क्या हुआ ये आपने देखा। यूक्रेन ने भरोसा किया, वहां पर क्या हुआ ये देखा। तो आज अगर हम जो है इस तरह से, अमेरिका जो कि ये चाह रहा है कि भारत और चीन के बीच भारत जब अमेरिका के साथ गठजोड़ कर ले, रूस को छोड़ दे और उनकी पूरी तरह से उनकी तरफ आ जाए, वो हद से हद हमें कुछ टेक्नोलॉजी दे देंगे, कुछ हथियार दे देंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जहां पर हमारी चीन के साथ जंग है, वहां पर काम भी नहीं है, सही बात है। और भारत और चीन दोनों एक बहुत ही समझदार राष्ट्र हैं, जो कि उस तरह से नहीं सोचते जैसे कि पश्चिम के देश सोचते हैं। वो हमेशा से इस मुद्दे को एक डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इन सारे समीकरणों को हम देखें, तो रूस हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है उसके अंदर। देखिए अभी अभी आप जो एक्सिस देखेंगे, रूस का चीन के साथ बहुत मजबूत रिश्ता है। और हमें ये तो बात क्लियर है कि हमारा जो है इस तरह से दोनों राष्ट्रों का, देखिए अगर भारत की चीन के साथ कोई लड़ाई होती है तो चीन का भी उसमें भारी नुकसान है, भारत का भी नुकसान होगा। तो इसे बातचीत के मुद्दे से ही सुलझाना चाहिए, जिसके बारे में पीएम कह चुके हैं। और उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए रूस का एक अहम स्थान है और कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि इसका जो मैसेज जो है रूस के साथ जो है, तो चीन के साथ जो हमारे संबंध है, अगर रूस के साथ हमारे संबंध और बेहतर हो रहे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर जाकर जो मैसेज भी दिया, तो क्या भारत और चीन जो है इनके संबंधों में रूस के माध्यम से जो है वो कुछ तनाव कम हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए दो पहलू एक चीज के, अगर आप देखा जाए इतिहास में देखें, तो चीन को मजबूत करने वाला और चीन को खड़ा करने वाला कौन था? अमेरिका। चीन तो जो है पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया था। सबसे पहले जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो मान्यता दे करके और आपकी ताइवान की मान्यता खत्म करके उसको लाने वाला कौन था? अमेरिका। हेनरी किसिंजर ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद से जो है चीन के साथ संबंध स्थापित किए अमेरिका के, और उसके बाद लगातार अमेरिका चीन का समर्थन करता रहा और चीन को खड़ा किया।
तो अमेरिका और चीन के संबंधों के अंदर बहुत सारी परतें हैं, वो एक अलग विषय है जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि रूस और भारत की मित्रता बड़ी जरूरी है। क्यों? क्योंकि रूस का चीन के साथ एक लड़ाई का भी इतिहास है। अगर आप लंबा दृष्टिकोण रख के देखेंगे तो चीन रूस का प्रतिद्वंदी है, जियोपॉलिटिकल राइवल है, बिकॉज दोनों एक ही स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, सेंट्रल एशिया, साउथ कोकेशस। आज अमेरिका की रूस के साथ युद्ध चल रहा है। इसके कारण चीन और रूस की जो दोस्ती है वो एक तथ्य है, वो एक सत्य हम जानते हैं, लेकिन वो तात्कालिक है, वो एक शाश्वत सत्य नहीं है। अगर आप शाश्वत सत्य की बात करें तो रूस और चीन प्रतिद्वंदी हैं, और कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए और चीन के बढ़ते विस्तार के मद्देनजर भी जो है रूस को भारत की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि अगर अब हमें क्लियर है, ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को चीन के साथ अपने जो मुद्दे हैं वो बातचीत के जरिए ही सुलझाने होंगे। क्योंकि दोनों देशों के लिए आज आर्थिक हमारा व्यापार देखिए, चीन के साथ इतना बड़ा व्यापार है से, और दोनों देश जो है इस तरह से सिविलाइजेशनल कंट्रीज है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिनका अपना एक धरोहर है, अपना एक इतिहास है। तो वो इस तरह के जो बहुत ही एक कहता है ना, क्या तरह से क्रूड किस्म की जो तरीके होते हैं कि सिर्फ युद्ध करके चीजों का निपटारा किया जाए, उनमें विश्वास नहीं रखते हैं। उनके पास बहुत से तरीके हैं कि आप चीजों को सुलझाया जाए, उसमें डिप्लोमेसी नंबर वन है। तो उसके अंदर रूस के माध्यम से जरूर कुछ बात पहल की जा सकती है से। और देखिए, अगर रूस भी अगर चाहेगा कि अगर उसको जो है भारत को अपने साथ रखना है और भारत को अपने साथ मिला करके रखना है और पश्चिम को बहुत ज्यादा मजबूत ना हो पाए, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी है, तो उसको भारत के हितों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और भारत के हित अभी देखा जाए तो सामरिक हित तो जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो हमारा जो चीन के साथ सीमा है वहीं पर। एक और प्रश्न जो है, क्योंकि और ये लार्जर एक प्रश्न है कि हम जानते हैं कि अभी फिलहाल दुनिया में जो एक तिकड़ी जो है, रूस, चीन और ईरान, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो वेस्ट के खिलाफ, जिसको आप कहते हैं कि एक जो है ये तीनों एक ग्रुप है देशों का। अब जो ईरान है, वैसे भारत के ईरान के साथ चाबहार को लेकर भी जो है, जो उनके चाबहार ईरान में पोर्ट है उसको लेकर भी समझौता हुआ है। लेकिन आपको इसमें एक डाइकोटोमी नहीं नजर आती, एक द्वंद्व नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, यानी कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है उसको बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख शक्ति है। और उसका असर अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो भारत भी जो है उस चीज को जो है वो सफर कर रहा है जो है। और वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए आंतरिक। तो अब आप रूस के करीब जाते हैं, रूस, ईरान और चीन, इन तीनों का जो है वो एक आपस में जो है ग्रुप है। तो जब आप रूस के हाथ मजबूत करते हैं, और तो स्वाभाविक है कि आप ईरान के हाथ भी जो है वो मजबूत कर रहे हैं। तो या इस ग्रुप को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से आप किसी को भी जो है, अगर भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जब वो वैलिडेशन करता है उस ग्रुप के किसी एक प्रमुख सदस्य की, तो वो एक तरीके से पूरे ग्रुप की भी। और भारत, मैं थोड़ा उनके इस विजिट से इतर जाके भी जो है, भारत ईरान के साथ लगातार अपने करीब संबंध बना रहा है और सब जो है। तो ये एक अंतर्द्वंद जो ईरान तो एक इस्लामिक कट्टरवाद के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है। और ये अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ना, उसकी गणित बड़ी जटिल होती है। वहां पर कोई भी समीकरण या व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होती हैं सामने का, उसमें बहुत सारी जटिलताएं होती हैं और बहुत सारी परतें होती हैं। पहले तो हम ईरान की बात करते हैं। देखिए, ईरान एक बड़ा एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ सहानुभूति भी है और जिसके साथ मतलब क्या कहा जाए, एक रुचि भी है मुझे। एक यूट्यूब पर आप जाके देखेंगे तो बैलेड ऑफ किंग वहराम करके एक कविता है, वो आपको मिल जाएगी। वो जब ईरान के अंदर जो है ये पारसी लोग जब रहते थे, जो अहुर माजदा के पुजारी थे, वो लोग जब रहते थे, तो उन्होंने जो है उसकी एक राजा ने लिखी थी। उस कविता में वो राजा कहता है कि ये अरब से कुछ बड़े जो बर्बर लोग हैं उन्होंने हम पर हमला किया है, और वो पहले जैसे नहीं है, मतलब वो और तरह के हमलावरों से काफी भिन्न है। ये बच्चों को भी मारते हैं और बड़ी बर्बरताएं कर रहे हैं, औरतों को भी नहीं छोड़ते हैं, हमारे जो है पूजा के स्थल तोड़ दिए। कोई कहे जाके कोई दूत जाए हिंदुस्तान, और वहां के बादशाह, वहां के राजा से कहे कि अपनी हाथियों की बहुत बड़ी सेना यहाँ पर भेजे और इन बर्बर लोगों को, दरिंदों को सबक सिखाए। उसमें ये लिखा गया है। तो ईरान का जो इतिहास जो है ना, ईरान का इस्लामीकरण कोई बहुत पुरानी घटना नहीं। वहां पर जो है एक कलेक्टिव एमनीशिया की शिकार है वहां की सोसाइटी। जो हम बाहर देखते हैं, जो बाहर हमें दिखाया जाता है, खासतौर से पश्चिमी मीडिया के द्वारा, भीतरी हालात काफी अलग है।
सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, ईरान के अंदर रेजिम जो अभी है, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात करती है, उसका जनता की तरफ से बहुत ही, कहते हैं ना, भयंकर तरीके का विरोध है और मुखालफत है। जो हिजाब मूवमेंट हुआ, आगे ऐसी कोई स्थिति बिगड़ती है वहां पर तो ये सरकार वहां से जा भी सकती है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, उनकी जो एक प्राकृतिक, उनकी जो स्वतः जो एक चेतना जो है, वो बहुत ही एक अलग तरह की चेतना है। वो बिल्कुल इस्लामिक जो रिलीजियस फ्रेमवर्क है उससे बहुत ज्यादा मेल नहीं खाती है। वो उनका डीएनए अलग तरह का है, आप समझ रहे हैं। बहुत ही एक सिविलाइजेशनली रिच कंट्री है। सेकेंडली, ये जो रजीम आई है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी में, इनको लगता है ये एक शिया कंट्री है। 15%, पूरी दुनिया में 15% शिया है, और आपकी 85% जो है वो सुन्नी है। ये लोग सोचते हैं कि हम जो है पूरी जो मुस्लिम जगत है उसके अध्यक्ष बन जाएं, उसका सिरमौर बन जाएं। उसके लिए जो है ये तमाम तरह के, ये आपके जो हमास हैं, हिजबुल्लाह है, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता। आप मुझे बताइए, एक सामान्य सी बात बताइए, क्या 85% सुन्नी कभी किसी 15, मतलब एक शिया देश के, शिया बहुलता वाले देश को अपना सिरमौर स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर इस्लाम के अंदर सबसे जो है ना क्रूर लड़ाइयां हुई है, वो तो शिया और सुन्नियों के बीच में हुई है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जितने भी सुन्नी तहरीक हैं, सुन्नी कट्टरवादी तहरीक हैं, चाहे वो सिपाही साहबा हो, लश्कर जंग भी हो, ये बसों से उतार के लोगों को, शिया लोगों को मारते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। ईरान का जो प्राकृतिक और एक जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक दायरा जो है, वो आपका मध्य एशिया और साउथ कोकेशस में आता है, जहां कर ये अजरबैजान और ये वह सारे एरियाज हैं। उन एरियाज के अंदर भी उनकी अजरबैजान के साथ भी लड़ाई है। वो लड़ाई बड़ी एक टेरिटोरियल लड़ाई है। वहां पर अगर ये ध्यान देते और इनका कुछ ओरिएंट, अगर ये रेजिम नहीं होती तो शायद ये उस तरफ ध्यान देते, तो इनका ओरिएंटेशन अलग तरह का होता, इन्हें कुछ फायदा भी होता। जो शाह का ईरान था, उसकी इसराइल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो ईरान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अब हम जब कट्टरवाद की बात करते हैं, बेशक ईरान जो है अभी एक इस्लामिक कट्टरवाद का समर्थन करता है, लेकिन बात यह है कि ईरान के, आप जो वहां के कूटनीतिज्ञ हैं, वहां के स्कॉलर से बात करें, तो एक व्यक्तिगत स्तर पर उनमें आपको काफी समझदारी भी आपको मिलेगी, नजर आएगी। मेरे उनसे बातचीत होती रहती है कई लोगों से, और वो भी इन जटिलताओं को जानते हैं। दूसरा, पश्चिमी मीडिया भी कई बार जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट करता है, चीजें उस तरह से होती नहीं है। अब तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज भारत के जो द्विपक्षीय संबंध है ईरान के साथ, वो हमारे उनके साथ अच्छे हैं। जो अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध चल रहा है, उसमें तो और एक रुचिकर समीकरण बन करके आया। आप देखिए, भारत और ईरान अर्मेनिया का समर्थन कर रहे हैं, तुर्की, पाकिस्तान और आपका जो है ना, ये अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। और अमेरिका की स्थिति जो है त्रिशंकु जैसी हो रखी है वहां पर। वो आपका जो तुर्की के साथ भी उनकी दोस्ती है, तुर्की के साथ मिलकर के वो मध्य एशिया के अंदर कट्टरवाद फैला करके रूस को खदेड़ना चाहते हैं। और उसी तरह अजरबैजान के साथ भी उनकी कुछ मित्रता चल रही है। इसराइल जो कि अमेरिका का मुख्य एलाय है, वो अजरबैजान का दोस्त है, क्योंकि वहां से उनको तेल मिल रहा है। तो इसलिए जो ना, ये जमीकरण समीकरण बड़े जटिल किस्म के हैं। अब हम बात करते हैं कट्टरवाद की। तो अगर देखिए, अगर हम मान लो, ये मान के चलते हैं कि चलिए ये देश कट्टर है, मैं मानता हूँ इस्लामिक, ईरान जो है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का सपोर्ट करता है, और आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती मेरे नजर में ना चीन है ना पाकिस्तान, सबसे बड़ी चुनौती हमारी इस्लामिक कट्टरवाद भारत की सीमाओं के भीतर की है, सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। लेकिन परेशानी ये है कि अगर हम वेस्ट के साथ जाते हैं, पश्चिम के साथ, अगर जो है ना सर से इनको, ईरान को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके पश्चिम के साथ, तो पश्चिम के जो दोहरे मानदंड हैं, खास तौर से ये इस्लामिक कट्टरवाद के ऊपर, उनके बारे में तो सब जानते ही। आप बताइए, अमेरिका के अंदर इल्हान उमार जैसी सांसद, जिसके लगातार और जिसका कट्टरवादियों के साथ तालमेल है, जिनके संबंध हैं, और जो कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी कहते ना बहुत ही मुखालफत करते रहे, शुरू से कांग्रेशनल कमिटीज बिठाते रहे, उनके साथ हम क्या बात कर सकते हैं? आज वो तमाम तरह का खालिस्तानी कट्टरवाद जो यूके के अंदर आप जाकर के देखें, अमेरिका में जाकर के देखें, वहां तो वो अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। यूके के अंदर लेबर पार्टी आई है, आप देखिए कम से कम तकरीबन पाकिस्तान के 20 से ज्यादा सांसद वहां पर जो है उनके पार्लियामेंट के अंदर होंगे। वहां की पॉलि आप इंग्लैंड की हालत देखिए, पता नहीं कितना, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं, बट 20 से ऊपर मेयर जो है वहां के सारे मुसलमान होते जा रहे हैं हर शहर के अंदर। ऐसे ही फ्रांस के अंदर जो है, जितने जो ये इमिग्रेंट्स वहां पर आए, शरणार्थी सारे के सारे अफ्रीकी देशों से, उन्होंने जबरदस्त कट्टरवाद फैला दिया है वहां पर। इस्लामिक आतंकवाद ने और इस्लामिक कट्टरवाद ने तो उनकी, उनके समाज की अंदरूनी जड़ों को हिला के रख दिया है। तो अब उनके साथ आप देखिए, अगर हम लोग जो हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या तालमेल बिठा सकते हैं, और वो अगर हमारे हितों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हमें जो है पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों के ऊपर सोच करके, और जो समीकरण
हमें सूट करते हैं, उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। और ईरान के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए कई सारी चीजें जो है आपका जो जिसको हम कहते हैं बुद्धि और जिसको हम कहते हैं विवेचन से परे जाकर के होती है सर। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो कि वहां पर काफी चीजें बदल जाएं क्या, और वो समय आ रहा है, भारत का भी समय आ रहा है, तो व्यवस्थाएं बड़ी बदली हुई नजर आएंगी। और एक आखिरी बात, आप चीन के साथ भी देखें, चीन की भी ईरान से बड़ी अच्छी मित्रता है, लेकिन चीन जितना इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ काम कर रहा है उसका तो उदाहरण सबके सामने है, लेकिन कोई नहीं बोलता, आप देखिए, है ना। क्योंकि उनका क्या है, देखिए ये भी जो है ना, आप अरब देशों के साथ देखिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, सबके साथ चीन की बड़ी अच्छी मित्रता है। चीन जो करता है उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। क्योंकि कारण क्या है मैं आपको बता, चीन का जो है इस समस्या को, एक तो जो समझ है चीन की वो बहुत ही सुंदर है। चीन समझ गया है कि साहब ये, चीन बौद्ध धर्म के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरवाद पर और आपका जो जो ईसाई मिशनरी जो प्रचार प्रसार करते हैं उन पर ही प्रहार करता है। क्योंकि वो ये समझ गया है कि ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ मेल नहीं खाते, ये जो है हमारी धरोहर को नष्ट करने पर लगे हुए। वो इसको एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा मान करके बात करता है, और वो कहता है कि ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, इसमें आप हस्तक्षेप ना करें तो ठीक है। हमें अपनी समाज की, हमारे नागरिकों की और हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा करने का पूरा अधिकार एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते, और इसके अंदर किसी भी किस्म का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बात विदेशी समझता है। दरअसल हम लोग जो है भारत में, हम लोग क्या इस तरह के, देखिए अगर हम कुछ करते हैं, आप एक चीज देखिए, अगर हम लोग इस्लामिक कट्टरवाद पर नकेल कसते हैं, तो आप ये देखिएगा रूस से कोई बयान नहीं आता, चीन से कोई बयान नहीं आता, सबसे ज्यादा बयान पश्चिम से आते हैं, सऊदी अरब से भी कोई बयान नहीं आता। तो शायद हमें भी अपनी, हमारी जो समस्या सबसे बड़ी है कि देखिए हमारे यहाँ पर चाहे विदेश नीति हो, चाहे सुरक्षा नीति हो, सारी जो है हमारे नौकरशाहों के हाथ में। और उनकी बुद्धि बड़ी औसत किस्म की है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा, उनकी समझ जो है बहुत ही ज्ञान उधार का लेकर के और अहंकार के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ही कहते हैं ना, औसत बुद्धि के साथ आप ना विदेश नीति चला सकते हैं ना सुरक्षा नीति। आपको विचारकों की, आपको जो है जो स्टेट्समैन, कूटनीतिज्ञ जो होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, दार्शनिकों की जरूरत है। तो आप आराम से इन समीकरणों को संभाल पाएंगे, और हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारे अपने राष्ट्रीय हित। उनके हिसाब से जो ठीक काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी आपका। और आगे भी जो है विभिन्न विश्व से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा अभिनव जी के साथ भी जारी रखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अभिनव जी से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम लोग जल्दी एक नए विषय के साथ मिलेंगे और चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जाने से लाइकिंग पहले आपका एक जी। आखिरी बात और कहूंगा। जी आज जी। देखिए, आज जो हम देख रहे हैं ना, जो चीन रूस का जो गठबंधन हुआ है, और आज रूस जो है नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, आप इसके मूल में जाकर के देखिए ऐसा क्यों हुआ। यही रूस 2008 से अमेरिका से जो है बड़ी बातें कर रहा था कि भाई हम लोग कुछ कर, आप हमारे दायरे में अपना प्रवेश ना बढ़ाएं, नेटो का जो है विस्तार ना करें, कुछ बात करते ही करते। अब जब युद्ध ही शुरू हो गया, उधर तालिबान वाला खेल खत्म हुआ उधर अफगानिस्तान में, तो इन्होंने उधर यूरोप में युद्ध शुरू कर दिया। और आज जो है से अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। एक तरह से देखा जाए, ये तो हमारे रिपब्लिकन्स भी मानते हैं, अमेरिका में मेरी उनसे बातचीत होती है, कि इस यूक्रेन युद्ध ने रूस को पूरी तरीके से चीन के पाले में धकेल दिया है, और इस मजबूर किया है उन्हें कि वो जाकर के नॉर्थ कोरिया से अपनी मित्रता सुदृढ़ करें, ईरान से अपनी मित्रता मजबूत करें। देखिए ये पहले भी ये चीजें थी, लेकिन जब आप आपात स्थिति में होते हैं, आप जो है विकट परिस्थिति में होते हैं, तो आप मित्र तलाशते हैं। और आपको अपने शत्रुओं से लोहा लेने के लिए पराक्रमी मित्रों की आवश्यकता होती है, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। शायद हमें भी वही करना चाहिए, कि जो हमारे हितों का मूल रूप से ख्याल रखते हैं, उनके साथ बड़े स्पष्ट रूप से और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी मजबूती के साथ बात करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ और चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और विश्व के आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।